हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या हक से। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम अकाउंट्स का चैप्टर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी इवेंट्स, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, लेखांकन का इतिहास, डेबिट क्रेडिट वर्ड एंड मीनिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होते हैं, लेखांकन के उद्देश्य एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी टॉपिक्स को हम देख चुके हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो फ्रेंड्स पहले आप उस पार्ट 1 को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ। फ्रेंड्स, लेखांकन के बहुत से उपक्षेत्र मतलब कि सब फील्ड्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम वन बाय वन इन सब पर चर्चा करते हैं। अब फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कि वित्तीय लेखांकन। फ्रेंड्स, मेनली जो टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली इसी वित्तीय लेखांकन से पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं इसे। इट कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। वित्तीय विवरणों की रचना तथा समीक्षा एवं खातों के उपयोगकर्ताओं को संवहन का समावेश होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है इसमें सभी खातों की रचना करना, लाभ हानि की गणना और एंड में क्या रिजल्ट आ रहे हैं उसके लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, ये सभी वित्तीय लेखांकन का ही पार्ट होता है। और फ्रेंड्स, कोई भी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट इन टर्मिनोलॉजी को लेके परेशान नहीं हो कि बैलेंस शीट क्या होती है या कुछ और। हम इन सभी टॉपिक्स को आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप बस ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। सेकंड है इसका सबफील्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कि प्रबंध लेखांकन। इट इज़ कंसर्न विद द इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर ऑफ अ बिजनेस यूनिट मतलब प्रबंधकों को आंतरिक प्रतिवेदन, संरक्षण, नियोजन, नियंत्रण, निर्णय आदि से संबंध रखता है। फ्रेंड्स, ये टर्म वैसे बहुत कॉमन है, मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत बार सुना होगा कि चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, तो बस वैसे ही अकाउंट्स को भी मैनेज करना मतलब कि उससे रिलेटेड क्या प्लानिंग हो सकती है, उसे कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग, इन सब के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। और इसका जो फ्रेंड्स आधार या फिर बेस होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होता है, जिसे अभी हमने डिस्कस किया है। अब थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कि लागत लेखांकन। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। यह लागत निर्धारण और लागत नियंत्रण का वर्णन करता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और फ्रेंड्स, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है यह भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फ्रेंड्स, ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। इसमें किसी भी वस्तु के निर्माण में या कोई एक एंटिटी या संस्था की कितनी लागत आ रही है उससे संबंधित होता है। इसमें कॉस्ट को असर्टेन मतलब कि कॉस्ट का पता लगाकर उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है और यह प्रबंध लेखांकन के लिए बहुत ही उपयोगी टूल है। फोर्थ, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब कि सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। फ्रेंड्स, शायद इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो संस्था होती है वो कुछ व्यय करती है और उस संस्था को सामाजिक कार्यों के लिए कुछ व्यय या खर्चा करना पड़ता है और उसी से रिलेटेड अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। यही है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एक बार हम पढ़ लेते हैं। इट कंसर्न विथ अकाउंटिंग फॉर सोशल कॉस्ट इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज एंड सोशल बेनिफिट्स क्रिएटेड मतलब कि ये सामाजिक लागतों से उत्पन्न सामाजिक लाभों से संबंध रखता है। अब इसी का हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ये है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मतलब कि मानव संसाधन लेखांकन। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, क्वान्टिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में पढ़ते हैं। यह संगठन में मानवीय संसाधनों में किए गए निवेश को चिन्हित और परिभाषित करने के लिए एक प्रयास है। फ्रेंड्स, इसमें एक व्यक्ति पर ऑर्गेनाइजेशन में कितना व्यय या फिर निवेश हो रहा है उसी से यह रिलेटेड होता है। फ्रेंड्स, नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका लेखा नहीं किया जाता है, इसलिए इसे एक अलग से ब्रांच के रूप में जानते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आप बिल्कुल बने ही रहिए।
अब बात है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। फ्रेंड्स, आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। गाइस, जनरल वे में हम जो सूचनाओं के उपयोगकर्ता होते हैं उन्हें दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज़ इंटरनल यूज़र एंड द अनदर वन इज़ एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र मतलब कि सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता, और एक्सटर्नल यूज़र्स मतलब कि सूचनाओं के बाहरी उपयोगकर्ता या फिर बाह्य उपयोगकर्ता हम उसे कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनल उपयोगकर्ता, इंटरनल यूज़र्स में अब कौन कौन से आते हैं? इसमें मैनेजर्स आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे BOD कह सकते हैं, पार्टनर्स आ जाते हैं, ऑफिसर्स आ जाते हैं। ये सभी लोग जो संस्था होती है उसकी कार्यक्षमता और लाभदायकता में जानना चाहते हैं, तो इसी के लिए इंटरनल यूज़र्स होते हैं। फ्रेंड्स, इन सबको खातों या रिपोर्ट्स के आधार पर अपने डिसीज़न लेने, उनकी आगे फ्यूचर में क्या लाभदायकता या क्या पोजीशन होने वाली है, इन सभी बातों के लिए इनको सूचनाओं की आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स, कोई भी ये ना सोचें कि मैम हिंदी को प्रीफर कर रही है या फिर इंग्लिश को। मैं दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को साथ लेके चल रही हूँ, और आप देख रहे होंगे कि मैं कंटेंट मोस्टली दोनों लैंग्वेज में दे रही हूँ, और जहाँ इंग्लिश नहीं होती तो मैं उसे हिंदी में बताने का पूरा प्रयास कर रही हूँ और उसे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप बस पेशेंटली इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझते जाइए। अब फ्रेंड्स, दूसरे आते हैं एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र मतलब कि बाहरी उपयोगकर्ता। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर मतलब कि निवेशक। सेकंड होती है गवर्नमेंट एजेंसीज़, मतलब कि सरकारी उपक्रम, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ही सब कुछ रेगुलेट होता है और उनको टैक्स वगैरह भी तो लेना होता है, तो उसी के लिए उनको फर्म में इंटरेस्ट होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज अपॉइंट होती हैं। फिर बात है कस्टमर्स की, ग्राहक, मतलब कि फ्रेंड्स अगर ग्राहक नहीं होगा तो फर्म में पूर्ति या सप्लाई फर्म किसको करेगी? वही संस्था के नए नए उत्पाद और लाभदायकता में भी रुचि दिखाते हैं। आप फ्रेंड्स अपना ही एक नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे आप भी तो देखते हो ना कि कोई डव कंपनी है, वो 50 रुपये का सोप बेचती है, तो कितने सारे लोग खरीदते हैं, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। या फिर हम दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि आप ट्यूशन या फिर कोई कोचिंग पे गए, आपने उनका प्रोडक्ट मतलब कि क्लासेस तो बाय कर ही लिए हैं, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट करते रहते हैं कि यार कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने ज़्यादा रुपए कमा रहे होंगे। तो बस इसीलिए ग्राहकों को भी इंटरेस्ट होता है कि वो कितना लाभ संस्था कमा रही हैं। अब बात है पब्लिक एट लार्ज, मतलब कि जनता। तो जनता, जो सामान्य जनता होती है, उनका भी उपक्रम के क्रियाकलापों में इंटरेस्ट होता है और वो उसकी लाभदायकता जानना चाहती है। अब बात है इसी के एक्सटर्नल यूज़र, मतलब कि सप्लायर्स या फिर लैंडर्स, आपूर्तिकर्ता या फिर अन्य लेनदार। वे भी व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता व पेमेंट करने की सामर्थ्य जानने के लिए उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि कहाँ से जहाँ से हमने माल उपलब्ध कराया है उसका पेमेंट कब आएगा। इसका संबंध व्यवसाय के कार्यकलापों से ही होता है। फ्रेंड्स, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @विद्याहक से में भी ज्वाइन होके आप इन सबको प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में भी हमने 3 से 4 चार्ट प्रोवाइड करवाए थे, आप वो भी देखें, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, चार्ट के थ्रू हमको चीज़ें ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होती है, हम ज़्यादा याद कर पाते हैं। और ये सारे चार्ट्स मैंने खुद ने ही डिज़ाइन किए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से समझिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अब बात है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, मतलब कि लेखांकन का अन्य शास्त्रों से क्या संबंध है। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स की, मतलब कि लेखांकन तथा अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज viewed as a science of rational decisions making about the use of scarce resources. It is concerned with the analysis of efficient use of scarce resources for satisfying human needs. Accounting is used as a system which provides data to the users to permit informed judgment and decisions. Some non-accounting data are also relevant for decision making. एक बार फ्रेंड्स हिंदी में देखते हैं। अर्थशास्त्र को सीमित संसाधनों के प्रयोग के बारे में विवेकपूर्ण निर्णय के
विज्ञान के रूप में माना जाता है। यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु सीमित संसाधनों के प्रभावी उपयोग के विश्लेषण से संबंधित है। फ्रेंड्स, अभी आपको ये समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एकदम हिंदी लैंग्वेज में समझाती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो अर्थशास्त्र होता है या फिर इकोनॉमिक्स होती है, यह हमेशा से ही कम या फिर सीमित संसाधनों को उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेकर उसी के द्वारा मानव की सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसा ही सेम इसी तरह अकाउंटिंग को भी हम इसी तरह जान सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग में भी डेटा और समंग और जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है उसी से प्रभावपूर्ण निर्णय लेकर विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि लेखांकन तथा सांख्यिकी कैसे एक दूसरे पर निर्भर है। इन अकाउंटेंसी a number of financial and other ratios are based on statistical method which help in averaging them over a period of time. Several accounting and financial calculations are based on statistical formula. मतलब फ्रेंड्स, जो लेखांकन में अनेक वित्तीय और दूसरे अनुपात सांख्यिकी विधियों पर आधारित होते हैं जो एक अवधि में उनका औसत जानने में सहायक होते हैं। अनेक लेखांकन तथा वित्तीय गणनाएं सांख्यिकी सूत्रों पर आधारित होती हैं। सांख्यिकी विधियाँ लेखांकन संबंधों को विकसित करने और उनके निर्वाचन में सहायक होती हैं। फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिकल मेथड आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग अकाउंटिंग डेटा एंड देयर इंटरप्रिटेशन। फ्रेंड्स, ये जो अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स हैं दोनों ही एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल रेशोज़ या फिर अदर रेशोज़ होते हैं और हम इन रेशोज़ को जो यूज़ करते हैं वो सांख्यिकी सूत्रों पर ही आधारित होते हैं। या फिर अकाउंटिंग डेटा की तुलना करना, बजट या फिर प्रमाप लागत, पूर्वानुमान आदि सभी ये जो टेक्निक्स होती हैं ये सांख्यिकी तकनीकों पर ही आधारित होती हैं। अब इसी का एक थर्ड सब फील्ड है अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, मतलब कि लेखांकन और गणित में क्या संबंध है। नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर अकाउंटिंग कंप्यूटेशन एंड मेजरमेंट। इसकी नॉलेज होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लेखांकन कर रहे हैं तो अंकगणित और बीजगणित का ज्ञान होना आवश्यक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी आर द एग्जाम्पल ऑफ सच फंडामेंटल यूजेस। अकाउंटिंग डेटा आर ऑल्सो प्रेजेंटेड इन रेशियो फॉर्म प्रेजेंटली। ग्राफ्स एंड चार्ट्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, एक बार हिंदी में हम देखते हैं, फिर मैं आपको इसके आगे का समझाती हूँ। अंकगणित तथा बीजगणित का ज्ञान लेखांकन घटनाओं तथा परिमापन के लिए एक अनिवार्य शर्त है। ब्याज तथा वार्षिकी की गणना ऐसे आधारभूत उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं। लेखांकन संबंधों को आनुपातिक रूप में भी दिया जा सकता है। वर्तमान में लेखांकन सूचनाओं के संप्रेषण हेतु ग्राफ तथा चार्ट व्यापक रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग तो अकाउंट्स के डिजिट की बुक खोलकर मैथ्स ही समझ लेते हैं। वैसे भी जब हम मैथ्स में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वैसे ही बीजगणित वगैरह में जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सेम अकाउंटिंग में भी लेखांकन समीकरण होते हैं जिन्हें हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो लेखांकन समंक होते हैं उन्हें हम आनुपातिक मतलब रेशो के रूप में भी देख सकते हैं या इन्हें हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब इसका फोर्थ देखते हैं हम, अकाउंटिंग एंड लॉ। लेखांकन तथा कानून क्या होते हैं। एन इकोनॉमिक एंटिटी ऑपरेट विद इन अ लीगल एनवायरनमेंट। ऑल ट्रांजैक्शन विद सप्लायर्स एंड कस्टमर आर गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। द एंटिटी itself is created and controlled by laws. For example, a partnership business is controlled by the Partnership Act. Friends, कोई भी हम आर्थिक इकाई बनाते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप हो या फिर कोई कंपनी का निर्माण कर रहे हों, सभी इकाइयाँ वैधानिक परिवेश में ही काम करती है। हर इकाई लॉ के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। आपूर्तिकर्ता तथा ग्राहकों के साथ सभी लेन देन अनुबंध अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम, विनिमय साध्य विपत्र आदि के द्वारा ही संचालित होते हैं। कोई भी दो पार्टीज में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा ही होगा। हम गुड्स बेच रहे हैं तो उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही
इसलिए अकाउंटिंग एंड लॉ आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। उपक्रम भी कानून द्वारा निर्मित और नियंत्रित होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, साझेदारी व्यवसाय साझेदारी अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है। संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण भी कंपनी अधिनियम द्वारा होता है। ऐसे ही सभी प्रत्येक देश के अपने आर्थिक करारोपण और श्रम अधिनियम होते हैं। और फ्रेंड्स, लेखांकन जो होता है वो कानून को प्रभावित करता है और स्वयं भी कानून द्वारा प्रभावित होता है। इस लाइन को आप याद रखिएगा। जो लेखांकन होता है वो कानून को प्रभावित भी करता है और स्वयं भी कानून द्वारा प्रभावित होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसी लाइन ही जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो इसमें आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे लाइन दे करके। फिफ्थ, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, लेखांकन तथा प्रबंध। मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर ऑक्यूपेशनल फील्ड which comprises many functions and encompasses application of many disciplines, including those mentioned above. A large portion of accounting information is prepared for management decision making. Accountant plays an active role in management. He understands the data requirements so the accounting system can be molded to serve the management purpose. फ्रेंड्स, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट, लेखांकन और प्रबंध, इसका तो बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है। अभी हमने आगे भी डिस्कस किया है। एक बार हिंदी में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। प्रबंध एक व्यापक पेशेवर क्षेत्र है जिसमें अनेक कार्यों का समावेश है तथा उपरोक्त अनेक शास्त्रों सहित बहुत से शास्त्रों के उपयोग पर बल दिया जाता है। लेखांकन सूचनाओं का एक बड़ा भाग प्रबंध के निर्णय हेतु तैयार किया जाता है। लेखांकन प्रबंध में सक्रिय भूमिका निभाता है और समग्र आवश्यकताओं को भली प्रकार समझता है। फ्रेंड्स, ये जो अकाउंटिंग हम करते हैं ये मैनेजमेंट के लिए, मतलब कि प्रबंध के लिए एक आधार या फिर कह सकें तो एक बेस होता है। इसमें पहले एक बार एक पढ़ लेते हैं। इस प्रकार लेखांकन तंत्र को मैनेजमेंट गोल्स को पूरा करने के पर्पस से ही रेडी किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लेखांकन विज्ञान है या कला। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग साइंस एंड आर्ट्स दोनों ही है। इसका आंसर हो जाएगा कि ये अकाउंटिंग साइंस एंड आर्ट्स, कला और विज्ञान दोनों हैं। क्योंकि जैसे विज्ञान के समान ही इसमें भी सार्वभौमिक नियम होते हैं जिन्हें कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। और लेखांकन करना अपने आप में ही कला है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा, ऐसी आशा करती हूँ मैं। अब आगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की क्या परिसीमाएं होती हैं, इन्हें देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता ही होगा कि अगर किसी की कोई विशेषता होती है तो उसमें कमी भी ज़रूर होगी। तो ऐसी ही अकाउंटिंग की भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। ओनली मॉनेटरी वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड। इसमें फ्रेंड्स होता क्या है अकाउंटिंग में, इसमें केवल मौद्रिक लेन देन का ही लेखा होता है। लेकिन एक कंपनी या संस्था जो चल रही है वो बहुत सी बातों पर निर्भर करती है और बहुत सी बातों से प्रभावित भी होती है। जैसे कि हम देखें कि कोई एम्प्लॉय है, उसकी लॉयल्टी, उसकी क्या स्किल्स है, उसकी क्या एफिशिएंसी है। लेकिन इन सब बातों का अकाउंटिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अकाउंटिंग में इन सब का लेखा नहीं किया जा सकता, जो कि इसकी बहुत बड़ी कमी है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन। फ्रेंड, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि P&L क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, अभी आप बस समझते जाइए। तो हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो एक निर्धारित तिथि को ही व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, न कि ये भावी तिथि को। मतलब फ्यूचर के बारे में तो नहीं बताती ना, एक बस डेट बता दी, उसी डेट के बारे में फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर और लॉन्ग टर्म मतलब कि दीर्घ काल के लिए जो यूज़र्स होते हैं वो व्यवसाय की स्थिति को जानने में रुचि लेते हैं, जो कि बैलेंस शीट नहीं प्रदर्शित करती। तो ये लेखांकन की एक सीमा हो गई। थर्ड है अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, जो लेखांकन है वो कुछ मुद्रा के घटकों जैसे कि मुद्रास्फीति आदि में परिवर्तन को भी अनदेखी करती है। जैसे बहुत से टाइम हमने देखा होगा कि एसेट्स अपने बुक वैल्यू पर ही शो होती रहती है, तो इसे
बोल सकते हैं कि उसने इन्फ्लेशन को अनदेखी कर दी है। अब है फोर्थ, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम एड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। फ्रेंड्स, कई बार जो एक ही मद होती है उसका अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि उसकी गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं डेप्रिसिएशन। कोई तो उसके लिए स्थायी पद्धति मतलब कि फिक्स्ड मेथड या फिर SLM स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करता है, और कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी संस्था उसी के लिए डेप्रिसिएशन के लिए ही WDV मतलब कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ करती है, जिससे कि उसका सही मूल्य प्रदर्शित नहीं हो सकता है और हम किसी फर्म से तुलना भी नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग हो गई। अब बात है फिफ्थ, सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिपेंड ऑन द शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। फ्रेंड्स, कुछ लेखांकन अनुमान लेखांकन के व्यक्तिगत निर्णयों से भी प्रभावित होते हैं, जो कि एक इसकी लिमिटेशन बन जाती है। जैसे कि हमें प्रोविज़न बनाना है तो वो अलग अलग व्यक्तियों के अपने अपने विचार हो सकते हैं कि कितना रुपए हम प्रोविज़न बनाएं। तो ये उसका पर्सनल जजमेंट हो गया, जो कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग हो गई। अब है देयर आर ओकेजनल व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ईच अदर। और गाइस, कुछ अवसर पर तो लेखांकन के सिद्धांत ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसे कि हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया ना? बस थोड़ा सा और है, उसे भी हम देख लेते हैं, फिर चैप्टर्स को एंड करेंगे। और फ्रेंड्स, पढ़ाई तो करनी ही है ना, तो बस अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए फिर हम आगे देख ही लेते हैं। अब बात है रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, मतलब समाज में लेखाकार की क्या भूमिका है। फ्रेंड्स, ये हुई ना सबसे लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आप सब अकाउंटेंट की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये सब भी तो पता होना चाहिए कि हम TRA और जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद क्या रोल्स एंड ड्यूटीज़ मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम रोल्स ऑफ अकाउंटेंट मतलब समाज में लेखाकार की क्या भूमिका है। There are only a few types of profession in the world which are held in high esteem in public eyes, and there is no denying the fact that the accounting profession is one of them. Friends, विश्व में जो कुछ भी ऐसे पेशे हैं जो सामान्य जनता की दृष्टि में प्रतिष्ठा सूचक हैं, और इस बात से कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लेखांकन का जो व्यवसाय है वो इसमें से एक है। गोठे had called the accountant profession as the fairest invention of the human mind. फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोठे के अनुसार लेखांकन व्यवसाय मानवीय मस्तिष्क का सबसे परिष्कृत आविष्कार है। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेंगे, ये लाइन दे देंगे पूरी आपको, द फेयरेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, मतलब कि मानवीय मस्तिष्क का सबसे परिष्कृत आविष्कार है। ऐसा किसने कहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोथे। फ्रेंड्स, हर एग्जाम में डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद करिएगा। By the use of the science of accountancy and under the spell of its art, a dynamic pattern which assists business and planning its future is woven by accountants out of the inert mass of the non-speaking silent figures. फ्रेंड्स, लेखांकन के विज्ञान के प्रयोग द्वारा इसमें व्यवसाय के भावी आयोजन का एक गतिशील ढांचा खोजा जाता है। The accountants of today can do full justice not only to matters relating to taxation, costing, management accounting, financial layout, but they can delve deep into the fields related to financial policies, budgetary policies, and even economic principles. फ्रेंड्स, ये जो लेखाकार होता है मतलब कि अकाउंटेंट होता है, इसका रोल आज के टाइम में केवल करारोपण, लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, वित्तीय बजटन, कंपनी संनियम और व्यवहार आदि के साथ ही के अलावा ही अलग अलग इसके व्यवहार हो चुके हैं, जैसे कि वित्तीय नीतियाँ, बजटरी नीतियाँ, विभिन्न आर्थिक सिद्धांत, इसमें भी ये अपना पूरा ज्ञान रखते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो अकाउंटेंट वर्क करता है उसे कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है, उसमें अनेक क्षेत्र और भी होते हैं जिन्हें हम एक बार वन बाय वन देखते हैं। इसमें होता है एक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, लेखा पुस्तकों का रख रखाव। फ्रेंड्स, जो अकाउंटेंट होता है उसका सबसे मेन फंक्शन ही यही होता है कि लेखा पुस्तकों का निर्माण करे। उसमें वह सभी ट्रांजैक्शन को एंड में शुद्ध परिणाम
मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगाएं और उसी के अनुरूप मैनेजमेंट भी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसका सेकंड काम होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, मतलब कि वैधानिक अंकेक्षण। फ्रेंड्स, सभी लिमिटेड कंपनीज को इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करना ही होता है। ये एक बहुत वित्तीय वैधानिक अंकेक्षण हो जाता है, लॉ द्वारा नियमित होता है। उसमें उसने बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसके लिए वैधानिक अंकेक्षण करवाना जरूरी होता है। इंटरनल ऑडिट, मतलब कि आंतरिक अंकेक्षण। यह फ्रेंड एक तरह का मैनेजमेंट टूल ही होता है। इसमें जो BOD मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, मैनेजर्स हो गए, वो आश्वस्त हो जाते हैं कि अकाउंट सही से मेंटेन किए गए हैं या फिर नहीं। टैक्सेशन, मतलब कि करारोपण। अकाउंटेंट को जो फ्रेंड्स लॉस होते हैं उसका पालन करके टैक्स से संबंधित वर्क भी करना होता है। फाइनेंशियल एडवाइस, वित्तीय परामर्श, मतलब कि जो फ्रेंड्स जिसमें जो पर्सन होते हैं उनको जिनको भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए होती है, तो अकाउंटेंट उससे संबंधित कोई भी इन्वेस्टमेंट या टैक्स हो तो वो भी प्रोवाइड करता है, अपनी सर्विसेज को उनको प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस, इसमें लेखाकार ऑर्गेनाइजेशन में विद्यमान गतिविधियों के नियोजन, नियंत्रण और फ्यूचर या लॉन्ग टर्म के लिए भी अपनी परामर्शदात्री सेवाएं देता है। बिजनेस एक्सपेंशन, मतलब कि व्यवसाय के विस्तार से संबंधित कोई भी जानकारी किसी को चाहिए होती है, उसके यूजर्स को चाहिए होती है, तो वो अकाउंटेंट ये भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, जब भी बिज़नेस को बढ़ाना होता है तो उस टाइम बहुत सी परेशानी आ जाती है कि ऋण कहाँ से लें, मतलब कि लोन कहाँ से लें, निवेश कैसे करें। तो उन सब समस्याओं को भी अकाउंटेंट हल करता है और अपनी राय और सर्विसेज देता है। सर्विसेज एज रिगार्ड्स टू द कॉस्ट अकाउंट्स, लागत खातों से संबंधित सेवाएं। इसमें फ्रेंड्स अकाउंटेंट कैसे कॉस्ट को कम कराएं, कहाँ से कच्चा माल खरीदें कि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो सकें, कैसे उसको कंट्रोल करें और अच्छी से अच्छी जो हम आइटम बना रहे हैं उसे प्रोवाइड करें, इसमें भी वह संस्था की मदद करता है। सेक्रेटरियल वर्क, मतलब कि सचिवीय कार्य। ये फ्रेंड्स जो सचिवीय कार्य होते हैं ये हर कंपनी, क्लब और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सभी संगठनों में होते हैं। इससे संबंधित भी अकाउंटेंट सेवाएं देता है। आर्बिट्रेशन, मतलब कि पंचनामा। गाइस, जब किसी भी पक्षों में मतभेद हो जाता है या फिर कोई लड़ाई हो जाती है, उन्हें सुलझाने का प्रयास या फिर किस प्रकार उन विवादों का निपटारा किया जाएगा, इसमें भी लेखाकार मदद करता है। इंश्योरेंस सर्विसेज, मतलब कि बीमा सेवाएं। फ्रेंड्स, जो अकाउंटेंट होता है वह ग्राहकों को विभिन्न बीमा पॉलिसी के बारे में सूचना देकर उनके चयन में भी मदद करता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत, कंटेंट और ये सभी चार्ट्स आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो इसी से रिलेटेड 20 से 25 MCQ को हम उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो MCQ देखने हैं या फिर और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और आने वाली TRA एंड जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के प्रिपरेशन के लिए भी आप इन वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, आप पहले के भी हमारे अकाउंट्स के वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके प्लेलिस्ट हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित MCQ डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए भी आप हमारा पार्ट फर्स्ट देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड FB चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड्स, आप हमारे अबाउट सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। विद्या हक से इज ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।